हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि हमारा है पॉलिनोमियल्स, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस, जिससे कि हमारे पूरे चैप्टर की अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो वो सारा इस एक वीडियो में कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक हम इससे सिंपल सा एक एक्सप्रेशन का अगर उदाहरण लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई ऐसे ही एल्जेब्रा की इक्वेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें हम जो x है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है ना। x हमारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब चेंज हो रही है। वेरी मतलब चेंज होना, इसमें बदलाव हो रहा हो। तो इसमें चेंज हो रहा हो, इसमें बदलाव हो रहा हो, वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। x है, या अगर इस टाइप का कुछ अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, तो x y z यहाँ पे तीनों क्या है? हमारे वेरिएबल हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें 2 या 8, तो 8 को हम क्या कह देते हैं? ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल होगा, ये वाला कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू यहाँ फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक 1 छिपा हुआ है, फिर यहाँ 2 है, तो ये 1 और 2 क्या है? हमारे 1 और 2, इसे हम क्या कह देते हैं? कोफिशिएंट। इसे हम कह देते हैं आपका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है y का कोफिशिएंट। उसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या हमने जाना अभी वेरिएबल के बारे में? वेरिएबल, कांस्टेंट और हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप का जो मतलब वैसा एक्सप्रेशन, या वैसा हम कह लें कि एल्जेब्रा में वैसा जिसमें कि कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, और इससे रिलेटेड सारी चीजें, कोफिशिएंट वगैरह भी, ये सब सारी चीजें आ रही हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? ये हमारा हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ये सब तो रहते ही हैं, इसमें हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी रहता है। जैसे कि हम एडिशन साइन होगा, है ना, एडिशन का साइन हो गया, या सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब इस टाइप के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें मिलेंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे कि यहाँ अगर हम सिंपली एक दूसरा एग्जांपल लें, z³ प्लस 8y प्लस, हम ले लेते हैं यहाँ 1। इसमें देखिए यहाँ पे y और z हमारे वेरिएबल हो गए, और 8 हमारा कोफिशिएंट हो गया। ये हमारा जितने भी न्यूमेरिक वाले पोर्शन है वो हमारा कांस्टेंट भी है, और ये यहाँ 1 जैसे यहाँ हमारा कांस्टेंट हो गया, और 8 हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया y का। तो इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो जैसे कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगा हुआ होगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, हो सकता है कोई दूसरा अगर हम एक्सप्रेशन लें तो उसमें नेगेटिव साइन आ रहा हो, y² माइनस 3y, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, या फिर कहीं डिवीजन का हो रहा हो, x² बाई 8 डिवीजन हो रहा है। तो ये सारे जितने भी एक्सप्रेशन हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि ये सारे एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन मतलब जिसके सहारे से हम कोई चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो उसे हम कह देते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमको समझना है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हमारा होता है
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ अ कंडीशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमारा रहेगा ही और साथ में कोई कंडीशन दी रहेगी, तो ये मिलके बन जाएगा हमारा इक्वेशन। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लें एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 3z और इसको हम इज इक्वल्स टू कर दें 0, तो ये जो है इज इक्वल्स टू 0 वाला हिस्सा जो निकल के आया इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा है कंडीशन कि इतना जो है LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा RHS इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इतना पोर्शन तो था, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही हमारा, और जहां कहीं भी एक कंडीशन लगी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, या अगर हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, यहां भी कंडीशन लग गई कि LHS जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ये इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां भी कंडीशन लगेगी तो ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। इसे हम कह देते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा ही और कंडीशन भी लग गई तो इक्वेशन बन गया। ये यहाँ पे जितनी चीजें डिस्कस की ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन थे, इन्हें हम इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सिंपली हम कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कुछ वैसा हम इक्वेशन इन्हें नहीं कह सकते, इसमें से कोई भी इक्वेशन नहीं है। हाँ, बट अगर सेम चीज में इज इक्वल्स टू समथिंग हम लगा दें क्योंकि यहाँ कंडीशन आ गई, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कंडीशन मिला के हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन। ठीक है, फिर है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल होता है हमारा बेसिकली वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है ना, जो हमारा वेरिएबल है इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी, या इसको कभी कभी लिखा रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि इंटीजर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अब नेगेटिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 0 से लेके जितने नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव तक 0 1 2 जितने होल नंबर आ रहे हैं होल नंबर ही होगा। तो जैसे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम अगर देखें एक्स क्यूब प्लस 3z और यहां हम लिख देते हैं प्लस 11, ठीक है। तो इसका जो वेरिएबल है अगर x हम देखें तो x की पावर 3 है, ये होल नंबर है, z हम देखें तो z की पावर 1 है, 1 लिखते नहीं है, हिडन रहता है। तो इसमें जो भी पावर आ रही है x और z की, ये क्योंकि होल नंबर है तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई अगर हम लें तो इसमें भी वही है, एक तो x का ये आ रहा है होल नंबर पावर, यहां भी होल नंबर है, और y का भी होल नंबर पावर है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल है हम रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्या, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन भी कि यहाँ x की पावर जो आ रही है वो आ रही है 1/2। हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्या है, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो होल नंबर 0 1 2 3 अप टिल इनफिनाइट तक होते हैं। तो यहाँ x की पावर तो यहाँ हाफ आ गई, अब हाफ तो कोई होल नंबर है नहीं, हाफ तो हमारा ये फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर हम इस चीज को लें 1/x को, या और इधर लिख देते हैं 1/x प्लस 7, ठीक है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है 1/x प्लस 7, लेकिन अगर x को हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा x की पावर -1 प्लस 7। जैसे अगर ऐसा दिया रहे 1 अगर x लिखा रहे या 1/7 लिखा रहे, तो 7 को जैसे ही ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर क्या लग जाती है, -1। इस तरह x को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर हो जाती है -1। अब यहाँ -1 जो इसका पावर आ रहा है वो x वेरिएबल है,
अब यहाँ तो नेगेटिव पावर आ गया, बट हमें पता है कि पॉलिनोमियल में हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमेशा होल नंबर लेना है। तो ये भी हमारा, वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों ही हैं, लेकिन इस दोनों में से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि पॉलिनोमियल वैसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जहां पे आपका जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री हमारी हो जाती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस एग्जांपल हम देखते हैं। कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है 4y² माइनस 3/7y और प्लस 11। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक ही है, सिंगल वेरिएबल है y। ठीक है, तो इसमें y की हमने हाईएस्ट पावर देखनी। y की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? y की पावर यहाँ है 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा डिग्री हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर हम ऐसे लें x की पावर 7, फिर लिखे हम x की पावर 3 और माइनस 27, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा जो निकल के आ रहा है वो है x और 27 हमारा कांस्टेंट है। x की पावर यहाँ हाईएस्ट, सबसे बड़ी पावर हमने देखनी है। सबसे बड़ी पावर क्या निकल के आ रही है? 7 निकल के आ रही है, तो ये हो जाएगा डिग्री इज इक्वल्स टू 7। तो ये सिंगल वेरिएबल वाले हो गए। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर दो वेरिएबल हो, अगर दो वेरिएबल हो हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में, तो फिर कैसे होगा? जैसे यहां अगर लिखें x² y³ माइनस 3x प्लस 7√2, तो ये एक्सप्रेशन हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री हम कैसे निकाल लेंगे? इसकी डिग्री में x और y दोनों की पावर को देखना होगा और इसे ऐड करना होगा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 + 3, है ना। 2 हो गया x का पावर और 3 हो गया y का पावर, तो ये कितना हो गया? हमारा डिग्री आ गया इसका 5। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका हमारा डिग्री 5 आ गया। और अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखें अगर, तो y है ना, तो यहाँ पे सिचुएशन है y³ प्लस 7x² y² माइनस √7। अब इसमें भी दो वेरिएबल हो गया हमारे, एक x हो गया एक y हो गया, दोनों साथ है। यहाँ भी x y साथ थे, तो इसमें भी क्या हम करेंगे? डिग्री निकालेंगे हम 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जब एक वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री हो जाती है, और जब दो वेरिएबल साथ हो तो दोनों की पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो ये था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। जैसे सबसे पहला इसमें हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये अलग अलग पॉलिनोमियल के टाइप हैं जिन्हें हम डिग्री के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो गया? इसकी डिग्री हमेशा 1 रहेगी इसकी वेरिएबल की, जैसे 2x + 7 या 3y - 11। इसमें हम अगर इसका डिग्री देखें तो ये हम कितना आ रहा है? यहाँ पे डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। यहां भी हमारा डिग्री हमेशा 1 ही आ रहा है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो गए लीनियर पॉलिनोमियल का। या अगर हम ऐसे लें x + y + 23, तो यहां भी डिग्री 1 ही है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो सकता है। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो डिग्री यहाँ 1 आ रही थी, यहाँ पे डिग्री 2 आ जाएगी।
इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। और अगर हम देखें वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी डिग्री 2 है। तो वैसे पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री 2 आ जा रही है तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक। इसी तरह थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 2 रह रही थी तो क्वाड्रेटिक कह रहे थे, अब इसमें डिग्री हमारी 3 हो जाएगी तो उसको हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे 3x क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर या माइनस यहाँ हम लिख देते हैं 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और क्या हो सकता है, 7z क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। दोनों केसेस में डिग्री हमारी क्या है, वेरिएबल की 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। क्वाड्रेटिक को हम कह रहे थे 2, अगर 2 था तो उसको हम कह दे रहे थे क्वाड्रेटिक। अब यहां कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक हो गया, तो यहां डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 4 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसमें 2 वेरिएबल है और जब हम कहते हैं कि 2 वेरिएबल साथ हैं तो दोनों की डिग्री ऐड हो जाती है। और क्या लिख सकते हैं, x4 माइनस 7, हाइएस्ट पावर डिग्री कह रही है तो डिग्री यहाँ हमारी दोनों की 4 हो गई। तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके आगे उतना नहीं है, बस यहाँ बाई क्वाड्रेटिक तक ही है हमारा मोस्टली समझने का। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। इसमें पहला हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल ये वैसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, जिसमें वन टर्म हो उसे हम कह देते हैं मोनोमियल। जैसे ऐसा लिखा हो 5x, या हमारा एक कोई दूसरा एग्जांपल हो z/11, मतलब इसमें सिंगल टर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दोनों हमारे मोनोमियल हो गए। दूसरा हो जाता है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म होंगे। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और अगर यहाँ यहाँ भी हम 7x लिख सकते हैं। तो इसमें जिसमें 2 टर्म आ जाए, यहाँ सिर्फ एक टर्म था और कुछ नहीं था, इसमें 2 टर्म आ गए, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, और इस वाले एग्जांपल में एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। तो जिसपे 2 टर्म आ गए उसे हम क्या कह देते हैं, बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म्स आ जाएंगे। और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पावर हमेशा 1 ही रहे, पावर x की कुछ भी रह सकती है, बस नंबर ऑफ टर्म्स इसमें काउंट करना है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम खाली इसकी डिग्री देख रहे थे। हमको अभी तक सिर्फ डिग्री से मतलब था कि डिग्री जितनी होगी तो उस हिसाब से हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी कर देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। हमें सिर्फ यहाँ डिग्री से मतलब था, अभी हमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब है। इसमें एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कह दिया, इसमें हमारे 2 टर्म आ रहे हैं तो इसको कह दिया बाइनोमियल, इसी तरह 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कह दिया। इसमें हमें डिग्री नहीं देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं।
हमें बताना है कि इसमें से जो भी एक्सप्रेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इसमें पॉलिनोमियल है। तो कुछ एक्सप्रेशन के हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं। ठीक है, और साथ में हमको एक चीज लिखनी है, ऑल्सो राइट्स इट डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला है x की पावर 5 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, d से रिप्रेजेंट करें, डिग्री इसका हो जाएगा 5। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये हमें कैसे पता चल रहा है, x की पावर देख के। हमेशा जो x की हाईएस्ट पावर है या जितने भी इसमें x से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसका जो पावर है, जैसे ये 5 है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये हमेशा क्या होना चाहिए हमारा होल नंबर अगर आ रहा है। अगर होल नंबर हमारा आ रहा है तो ये सारा हमारा पॉलिनोमियल जितना है ये पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन। अगर ये होल नंबर नहीं आ रहा है, सपोज करें नेगेटिव नंबर आ रहा है या रूट में आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है या स्क्वायर रूट जैसा कुछ दिया हुआ है ना, या क्यूब रूट की बात हो रही है वेरिएबल पे, हमेशा वेरिएबल पे चेक किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल पे अगर इस टाइप की सिचुएशन बन रही है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये वाला तो हमारा बड़ा सिंपल सा है, देखने से ही लग जा रहा है कि पॉलिनोमियल है। डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, तो वेरिएबल x है हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो डिग्री 5 होगी। तो यस ये पॉलिनोमियल है। दूसरा है टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट 7, ये भी पॉलिनोमियल होगा, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 2, है ना। t का सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा, तो ये t हो गया। और दूसरा, इस पे अगर जो कांस्टेंट है इस पे रूट है भी तो उससे कुछ हमें लेना देना नहीं, कांस्टेंट पे रूट रहे या ना रहे उससे हमें मतलब नहीं होता है। वेरिएबल का पावर खाली होल नंबर होना चाहिए, जैसे t है या x है, ये सारे वेरिएबल है, इसका पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए। अब यहां पर है 5 रूट z माइनस 6, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो z पे जो डिग्री है वो हमारा, z का जो पावर है वो है हमारा, इसका पावर कितना है, z का जो पावर है वो कितना है, इसका पावर है हमारा हाफ, है ना। अंडर रूट z अगर लिखा रहा है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, z की पावर हाफ। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये x है, इसकी पावर 1 है, और इधर 1/x है। अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कुछ इस फॉर्म में लिखा रहा हो और इसको हम जैसे ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये x की पावर -1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस आ गया हमारा 1 डिग्री। ठीक है, और यहाँ हमारा जो पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे जिसको x की जो वेरिएबल है इसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो नेगेटिव आ गई, तो इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंटरेस्टिंग है कि ये तो सिर्फ इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, वेरिएबल तो कुछ है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। हाँ ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि -3/5 को हम और क्या लिख सकते हैं, -3/5 x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0, समथिंग जब पावर 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के। तो x का पावर 0 है तो -3/5 जो है हम लिख रहे हैं, अब इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 भी होगा, है ना यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/5 और x की पावर 0। तो -3/5 x की पावर 0 है, तो यहाँ x की जो पावर आ रही है वो 0 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। बट है ये तो सिर्फ कांस्टेंट ही, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, यस। ठीक है, और इससे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे डाउट्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर सारे डाउट्स को लेके एक सेपरेट वीडियो इसी चैप्टर में बना दी जाएगी। तो अगर इससे समझने में कोई डाउट हो तो आप सीधे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे एड्रेस कर दूंगा। अब इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास इस फॉर्म का 2x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, और x के साथ यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई x, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, और 1 तो अपना कांस्टेंट है। तो यहाँ पूछ रहा है राइट कोफिशिएंट ऑफ x² इन 3x माइनस 5। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमें इसका लिखना है। तो यहाँ पे x² तो पूरे एक्सप्रेशन में है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। तो अगर x का कोफिशिएंट पूछा रहता तो हम लिख सकते थे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ x² का पूछा है तो x² का कोफिशिएंट है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। उसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोफिशिएंट हमें x² का बताना है पाई बाई 3x² प्लस 7x माइनस 5 में। तो यहाँ x² का क्या कोफिशिएंट है हमारा पाई बाई 3, इसका आंसर हो गया पाई बाई 3। उसी तरह यहाँ पूछा है x का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लिखते हैं कोफिशिएंट तो हमें साथ में साइन का भी ध्यान रखना होगा। कोफिशिएंट ऑफ x इज, यहाँ 2√2 सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना, हमको -2√2 लिखना होगा, है ना। कोफिशिएंट हम जब भी लिख रहे हैं तो हमें साइन का हमेशा ध्यान रखना है, और यही मिस्टेक होती है, कोफिशिएंट हम आमतौर पे लिख देते हैं लेकिन साइन साथ में भूल जाता है। तो कोफिशिएंट लिखते समय हमें हमेशा साइन का भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम एक कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 क्या है हमारा, एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक y हो गया एक x हो गया, है ना। अब इसको जो y है इसको हम, क्योंकि y x पे निर्भर कर रहा है, अगर हम x की कोई यहाँ वैल्यू रखते हैं, जैसे हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि x की वैल्यू अगर हम कुछ रखेंगे 0 तो y की वैल्यू कुछ आएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाती थी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इससे रिलेटेड ऐसे हम वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाते थे। तो y यहाँ पे हमारा x पे निर्भर करता है, तो इस y को कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, है ना। इसको हम कैसे बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, है ना। फंक्शन तो वैसे हायर क्लासेस में हमें पढ़ना है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम जान लेंगे तो ये एक्चुअल में चीज क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो जो अगर दो वेरिएबल हैं, यहाँ x है यहाँ y है, और एक की निर्भरता दूसरे पे है, तो इसको fx के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 11, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ कुछ निकल के आएगी। तो क्योंकि y हमारा x पे निर्भर कर रहा है तो y को हम फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ा जाता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो जाता है इज इक्वल टू 3x²। तो अब अगर y कहीं लिखा हो या fx लिखा हो तो ये कोई बहुत अनोखी सी चीज नहीं है, इसको हमको एक ही मानना है और इसको लेके थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा ये क्वांटिटी लिखा हुआ है जो कि x पे निर्भर कर रहा है। फंक्शन ऑफ x मतलब वैसा हमारा एक्सप्रेशन जो कि सीधे सीधे x पे निर्भर कर रहा है। यही अगर ऐसा लिखा रहता कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, जो ऊपर वाला ही एग्जांपल है, इसी में अगर हम ऐसे लिख दें px,
px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो px लिखा है, इसको भी यही मानना है कि ये भी फंक्शन ही डिनोट कर रहा है कि जो p हमने लिया है यहाँ पे, ये इसकी निर्भरता x पे है। तो इसको px भी लिख सकते हैं, इसको gx के फॉर्म में भी बहुत जगह लिखा होगा, fx gx px, ये सब एक ही चीज है और इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक वेरिएबल को दूसरे तरीके से डिनोट करने का तरीका है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर इसी में देखें y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है, तो ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पे हम ऐसा लिख दें 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 0 के बराबर हम लिख रहे हैं और हम ये कहें कि x की वैसी वैल्यू रखा जाए जिसको रखने से LHS RHS के बराबर आ जाए, यानी कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन है हमारा निकल के आया है वो हमारा 0 के बराबर आ जाए। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। सपोज करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इसमें हमको x की वैसी वैल्यू रखनी है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है हमारी 3x प्लस 2 ये 0 के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ प्लस है, ये इधर जाने पे माइनस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। अब 3x है तो 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x होगा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 जो क्वांटिटी हमारी निकल के आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो रूट या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जीरो ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका सीधा सीधा मतलब है इसका हल, है ना, हल जो मतलब जो हमारा इक्वेशन है उसका हल क्या आएगा वही हम लिखते हैं ऐसे। तो इसका ये जो चीज निकल के x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3, अब हम यहाँ पे रख के देखते हैं इक्वेशन 1 में 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 था। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 बाई 3 रख दें LHS में अगर x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 हम रख दें और इधर हम प्लस 2 करें तो ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 बचेगा। माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 0 इज इक्वल्स टू RHS, है ना। तो रूट हम जो जब भी रूट की बात आती है, रूट की या जीरो की, तो वो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये वो वैल्यू है जिसको अगर किसी इक्वेशन में हम रख दें तो उस इक्वेशन या तो 0 के बराबर आ जाएगा या फिर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा और हम कहेंगे कि उस इक्वेशन का हल निकल गया है। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझा जाए। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये तीनों जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला बनाने की कोशिश करते हैं, fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब fx यहाँ पे 3x प्लस 1 है तो हमको इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, fx को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 1 है, प्लस 1 जब RHS में जाएगा ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 1 में, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में LHS में है, जब RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इक्वेशन तो खैर यहाँ पे पॉलिनोमियल जो 3x प्लस 1 है इसका हमारा जीरो निकल के आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल्स टू ax, इसका हमने जीरो निकालना है, इसे भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। पुट px इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 पुट हो गया, px इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल्स टू ax के बराबर आ गया। अब यहाँ a यहाँ x है और यहाँ भी x है,
तो जब ऐसे कभी लिखा रहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7, तो यहां अगर x है तो यहां भी x है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे वेरिएबल। और ये जो 2 बच गया और ये जो 7 बच गया, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे a जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट को अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल्स टू 0 बाई a। ठीक है, a को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है a, तो नीचे आने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। मतलब इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 0 ही 0 आ रहा है, मतलब जो इसका 0 है वही इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका हल आ रहा है। और थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, pt इज इक्वल टू 2t माइनस 3। इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, pt इज इक्वल टू 2t माइनस 3 में पुट pt इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, 2t माइनस 3 0 के इक्विवेलेंट आ गया। अब -3 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस राइट साइड में प्लस हो गया, और फिर हमारा t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, तो 2 जब नीचे जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3/2 इसका 0 आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पी वाई इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है P0 और P2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पी वाई जो हमारा दिया हुआ है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, और जैसे यहाँ P0 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ हमारा वेरिएबल y है, तो पहला P0 निकालने के लिए P0 हमने ऐसे लिखा, और जहां जहां y है वहां वहां हम ब्रैकेट में 0 लिख देते हैं। यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया और प्लस 5 y का क्यूब, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 का क्यूब, जहां जहां y है वहां ब्रैकेट लिख देते हैं, और जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ब्रैकेट जरूर लगा दें ताकि क्लियर रहे कि हाँ यहाँ हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ 0 आ गया, फिर ये भी 0 आ गया और प्लस 0 आ गया, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। बस इसमें इतना ही करना रहता है, वैल्यू पुट करना रहता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा टाइप है क्वेश्चन का P2 फाइंड आउट करना। तो P2 में जहां जहां यहाँ y है वहां वहां हमको 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो अगेन यहाँ ब्रैकेट में करके लिखेंगे ताकि क्लियरली पता चले कि हाँ हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। 5y क्यूब 2 का क्यूब, अब यहाँ पे लिख देते हैं 4 प्लस 3 टू द 6, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 4 प्लस 8 5 द 40। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 40 46 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें 0 फाइंड आउट नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ एक कोई नंबर दिया होगा यहाँ पे, उसी की वैल्यू जो ये ऊपर वाला हमारा एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू पुट करके निकाली जाती है, इसमें बस इतना ही करना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई दैट 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो 1 है और 2 है ये इसका 0 है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर 1 को और 2 को इस वाले जो एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और पूरा एक्सप्रेशन हमारा निकल के अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो इसका 0 है या इस जो हमारी इक्वेशन है इसका हल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि वेरीफाई करना है, तो px इज इक्वल टू x माइनस 1
और x माइनस 2 हमने ऐसे इधर लिख लिया। अब यहाँ हम लिख लेते हैं p x की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और फिर हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 वैल्यू पुट करने पे 0 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हम और 0 की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो 0 असल में वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें अगर पुट कर दें तो हमारा आंसर फाइनल निकल के 0 आ जाए, ठीक है। तो वही है, और 0 को ही हम जानते हैं कि 0 को और हम क्या कह देते हैं, रूट कह देते हैं या सॉल्यूशन कह देते हैं, एक ही चीज है ये सारी, ठीक है। तो 1 तो है 0, अब 2 पुट करके देखते हैं। तो P2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 2 माइनस 2, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये फिर से 0 आ गया, ठीक है। तो 1 भी पुट करने पे 0 आ रहा है, 2 भी पुट करने पे 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हेंस 1 एंड 2 आर द zeros of the polynomial, hence 1 and 2 are the zeros of the polynomial। और यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है। वेरीफाई मतलब वो चीज शो करके दिखानी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि px है उसे gx से हमको डिवाइड करना है, जहां px क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और gx है हमारा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, तो इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है x प्लस 1 ये हमारी क्या है, इसे हम कह देते हैं डिवाइजर, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये हमारा क्या है डिविडेंड, और जो ऊपर आएगा उसे हम कह देते हैं कोशेंट, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में रहता है ये बीच वाला डिविडेंड हो जाता है, ये हो जाता है हमारा यहाँ पे डिवाइजर, ऊपर हो जाता है कोशेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है और इसको हमको डिवाइड करना है, तो अब इस x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो x मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाता है, हमें पता है x को x से जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो x टाइम्स गया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1 है उसको फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो साइंस हैं उनके ठीक हम ऑपोजिट साइंस ले लेते हैं, जैसे यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन ले लेंगे, यहाँ प्लस साइन है फिर हम यहाँ माइनस साइन ले लेंगे, और जो ये बीच जो पहले वाले साइंस थे उनको हमको भूल जाना, और सीधा सीधा जो नए साइंस आए हैं ऑपोजिट वाले उनको सिर्फ ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x में से x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा था कि इस वाले साइन को हमको ध्यान नहीं रखना है, तो प्लस 3x में से जब x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये जो माइनस 1 है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो x को हमको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 2x हो सकता है, तो 2x यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो ये 1 है फिर पहले हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2x आ गया, और जो यहाँ पर 1 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 2 आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैंने कहा था ठीक ऑपोजिट साइन लेते हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस रहा होगा ये माइनस हो गया, और जो पुराना वाला साइन है ये वाला इसको भूल जाना है फिर, तो 2x में से 2x गया तो 0 हो गया, और -1 यहाँ -2 है तो ये यहाँ पे कट हो गया,
-1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो -3 हमारा रिमाइंडर आ गया। जो लास्ट में हमारा कट कट वगैरह करने के बाद आता है उसको हम क्या कह देते हैं, रिमाइंडर। अब इसी तरह इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक खाली चीज है कि जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर -3 आया, तो जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो ये होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है। तो इसका मतलब जो डिविडेंड है x² प्लस 3x-1, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर क्या है हमारा x+1, कोशेंट हमारा कितना निकल के आया x+2, और रिमाइंडर हमारा आया -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो जब हम इसे टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। तो इसमें बस यही डिवीजन करना था, ये बेसिक डिवीजन है एक पॉलिनोमियल का दूसरे से। ठीक है, इस चीज को एक और एग्जांपल से समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब px इज इक्वल टू x³ + 1 को हम x+1 से डिवाइड करेंगे। तो बाई x+1 से डिवाइड करना है, तो x+1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइजर। ठीक है, और डिविडेंड क्या है, x³ + 1 है ना। डिविडेंड और डिवाइजर में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस चीज को हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो है डिविडेंड, और जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइजर, है ना। यहाँ लास्ट में और है, यहाँ लास्ट में एंड है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हो रहा है कोशेंट, और लास्ट में जो हमारा रिमेनिंग रह जा रहा है वो हो रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ x³ + 1 हमारा डिविडेंड का काम कर रहा है और x+1 दिया हुआ है। अब x को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x³ आ जाए, तो x को अगर x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पावर 1 है, और इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x का पावर 1 + 2 हो जाएगा, यानी x का पावर 3 आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन हम फाइनली काट के रिमाइंडर 0 ला पाए। x को x² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा x³, और यहाँ जो +1 है इसको जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x²। ठीक है, अब जो है हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव फिर से नेगेटिव हो गया, तो x³ - x³ यहाँ कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x² है तो पहले x² को ही लिख लेते हैं, -x², और +1 वाले को लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज करनी है, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, और आगे नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, -x से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x -x² बन गया। ठीक है, फिर x से 1 को करेंगे, इससे पहले हमने x से x को किया था, अब x से हम 1 को करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x × 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, -x को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -x हो गया। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये कट आउट हो गया, ये बचा x+1। x का ये x के आगे जो साइन है वो हमको इग्नोर कर देना है, और जो नया साइन है वो हम ध्यान रखते हैं, और x को पहले लिखते हैं हम। ठीक है, तो x हमने इधर ऐसा पैरा लिख दिया, और ये जो 1 था इसको बाद में लिखा है। ठीक है, तो x+1 यहाँ है, x+1 यहाँ है। अब सीधे हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सीधे 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x+1 ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ भी x ऑलरेडी आ रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ डायरेक्ट 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x+1।
अब फिर से साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये कट आउट हो गया पूरा, तो इसका हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था, रिमाइंडर हमारा फाइनली कितना आ गया, 0। बस इसका आंसर यही है। तो ये बेसिक हमने डिवीजन देखा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का दूसरे से, ठीक है। तो ये और इसमें जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो वैसे ही रहेगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सपोज करते हैं कि हमें किसी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए, ठीक है। तो एक अगला टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट बेसिकली कह रहा है कि fx कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है ग्रेटर देन का साइन और इज इक्वल्स टू, इसको कंबाइंड अगर कर दें तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। तो fx कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 हो या तो उससे बड़ी हो। इसको अगर हम x माइनस a के किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने पहले देख रखी है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमारा fa, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अपना डिवीजन वाला काम कर रहे थे, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था, ये प्रोसेस था बाय एक्चुअल डिवीजन। मतलब इसमें जैसे नॉर्मल डिवाइड किया जाता है वैसे हमको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें फाइंड द रिमाइंडर था ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग x क्यूब प्लस 1 बाई x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमको पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ रहा था। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से क्या होगा कि पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सेम चीज जो हमने देखी है यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 बाई x प्लस 1, इसी वाले क्वेश्चन को अगर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बनाया जाए तो px की वैल्यू हमारी क्या है, x क्यूब प्लस 1, और इसको किससे डिवाइड करना है हमको, x प्लस 1 से। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये पॉलिनोमियल हो गया fx जो यहां हमने लिखा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये x माइनस a हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो डिविडेंड है ये इस डिवाइजर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर fa आएगा। तो इसमें बिना डिवीजन के, मतलब यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम बिना डिवीजन के इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितने के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो जो ये x माइनस 1 आ गया इसको उठा के px में रख देना है। तो px हमारा क्या है, x क्यूब प्लस 1 है। अब x इज इक्वल्स टू -1 हम यहां रख देते हैं, -1 का क्यूब प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये जो है 0 जो हमारा निकल के आया यही हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। बिना हमें एक्चुअल डिवीजन के हमने सिर्फ x की वैल्यू यहां पुट करके रिमाइंडर 0 फाइंड आउट कर लिया। तो जो इतना ये सब प्रोसेस करना पड़ा था उसकी जरूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट हमारा
रिमाइंडर आ गया। अब देखिए यहां भी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था, ठीक है, और यहां पर भी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिकली यूज यही है। एक एग्जांपल से और समझेंगे। इसमें भी क्या करना है, जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, जब इसको हम x-1 से डिवाइड कर दें। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x-a देन द रिमाइंडर इज fa। ठीक है, तो यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आई, ये a की तरह काम कर रहा है ना, ये x-a जो दिया हुआ था, तो यहाँ x+1 के फॉर्म में ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है यही x-a के तौर पे यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। तो x इज इक्वल्स टू -1, ये a आ गया, तो fa निकाल लिया जाता है। यहाँ पे x की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है। बस यहाँ उसी तरह यहाँ पर भी x की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो यही करना है। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है उसको हम पहले 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब जो x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 को इस वाले एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं fx। ठीक है, अब x की जगह जो 1 वैल्यू आई है इसको हमने यहां पुट कर दिया। अब जहां जहां x है वहां वहां हम 1 लगाते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 - 2 + 1 + 1 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो ये जो 2 जो फाइनली हमारा निकल के आया यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हमको रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था। और अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि अगर बाय एक्चुअल डिवीजन से फाइंड आउट करना है, मतलब एक्चुअल डिवीजन से फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा पुराना वाला तरीका है उसके मदद से हम करते हैं। उसमें वैसे ही जैसे x-1 ऐसे लिखा, फिर x4 + x³ - 2x² + x+1। ठीक है, फिर इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो ये वाला जो तरीका है एक्चुअल डिवीजन का होगा, यहाँ x है यहाँ x³ करके फिर ऐसे। तो ये वाला तरीका हमारा एक्चुअल डिवीजन का है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको। रिमाइंडर थ्योरम के सहारे से जब इस वाले एक्सप्रेशन को x-1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2। बस इसका यही आंसर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा अंतर समझेंगे कि ये मल्टीपल वर्ड क्या होता है और फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो हम लिख लेते हैं एक तरफ मल्टीपल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं फैक्टर। एक नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं 15। तो 15 के मल्टीपल क्या होंगे और 15 के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो 15 के मल्टीपल वो सारे नंबर जो कि 15 की टेबल में आ रहे हैं, जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सारे नंबर जो भी
15 के टेबल में आ रहे हैं, या वैसा नंबर जिसको 15 आसानी से डिवाइड कर दे, है ना। इसमें से कोई भी अगर हम नंबर लेंगे, इसे 15 इजिली डिवाइड कर देगा, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर कोई नंबर, एक हम नंबर ले रहे हैं, उसका मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो सारा नंबर जो कि इस वाले नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो वो हो जाता है मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है कि वो सारे नंबर जो कि 15 के डिविडेंड है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, बस इतना ही। तो मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, फैक्टर हमेशा लिमिटेड होंगे, है ना। ये सारे वो सारे नंबर हैं जो कि 15 को आसानी से डिवाइड कर दें, और ये सारे वो सारे नंबर थे जिनको 15 आसानी से डिवाइड कर दे रहा था, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में ये दोनों डिफरेंस हो गया। अब इसमें से कोई भी हम नंबर लें और इसको 15 से डिवाइड करने की कोशिश करें, तो 5 3 15 आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल तभी होगा जबकि 2t प्लस 1 इसको आसानी से डिवाइड कर पाए। जैसा कि हमने इस केस में देखा था कि अगर हमको ये मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो हमको ये देखना पड़ता है कि ये वाला नंबर जो है वो इसको आसानी से डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड कर पा रहा है तो हाँ, ये नंबर जो है वो मल्टीपल हो जाएगा 15 का। और अगर सपोज करें डिवाइड नहीं कर पा रहे, जैसे सपोज करें 31 हम नंबर ले रहे हैं, तो 31 को 15 आसानी से डिवाइड नहीं कर पाता है, तो 31 मल्टीपल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो गया। तो इस चीज को एक्चुअल डिवीजन से ना चेक करके हम रिमाइंडर थ्योरम से चेक करते हैं, ठीक है। बस डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट ना करने के बजाय आपको क्वेश्चन में ये कह देगा कि यहाँ हमें ये पॉलिनोमियल का 2t प्लस 1 मल्टीपल है कि नहीं तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 2t प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो गया, और t इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब t इज इक्वल टू माइनस 1/2 जो आया है, इसको qt में रख देंगे। qt हमारा कितना है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम माइनस 1/2 अगर रख दें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। जहां जहां t था वहां वहां हमने माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर लेते हैं। तो 4 यहाँ माइनस 1/2 का क्यूब है, तो यहाँ माइनस साइन ही रह जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 4 हो गया। अब यहाँ माइनस हाफ तो है लेकिन स्क्वायर है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाता है प्लस 1 हो जाता है, और 2 है नीचे तो 1/2 टू ज़ा 4, ठीक है। उसी तरह ये माइनस और माइनस मिलके अगेन यहाँ प्लस हाफ हो गया, और ये हो गया माइनस 1। अब ये इधर 4 से इधर ये 2 कट जाएगा, तो इधर बच रहा है माइनस हाफ और इधर बच रहा है प्लस हाफ, तो माइनस हाफ और प्लस हाफ ये दोनों एडअप होके 0 हो जाएगा, तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये 4 से 4 कट हो गया, अब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो लास्ट में हमारा क्या बचा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 रिमाइंडर अगर आ गया तो हाँ ये मल्टीपल है इसका, जो ये जो पॉलिनोमियल है 2t प्लस 1 का मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अब इस वाले स्टेटमेंट में देखना होगा कि क्या चीजें हो रही है। हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल QT है हमारा, जो इधर हमारा पॉलिनोमियल QT है ये वाला, वो मल्टीपल है
2t+1 का, क्योंकि मल्टीपल की क्राइटेरिया क्या होती है कि अगर दो नंबर ये जैसे 45 है तो 45 15 का मल्टीपल है कि नहीं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो 15 से हमने डिवाइड किया 45, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ 45 हमारा 15 का मल्टीपल है। उसी तरह हमने यहाँ रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश की है और रिमाइंडर क्योंकि हमारा 0 आ गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है QT वो मल्टीपल होगा 2t+1 का। तो एक्चुअल डिवीजन करने के बजाय हमने रिमाइंडर थ्योरम के सहारे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। जो लीनियर वाला पॉलिनोमियल है उसको पहले हम 0 पुट कर देंगे, पुट x माइनस ए इक्वल्स टू 0। x कितना हमारा आ गया, a के बराबर आ गया, माइनस ए इधर शिफ्ट हो गया। अब जो है यहाँ बच रहा है हमारा लेट fx, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ जहां x है वहां a की वैल्यू पुट कर दे, जहां जहां x है वहां वहां हमने a वैल्यू पुट कर दी है। और इसको जब भी वैल्यू पुट करना है तो ब्रैकेट के अंदर दिखाना है ताकि जो चेक कर रहा है सामने वाले देख के समझ जाए कि अच्छा यहाँ वैल्यू पुट हुई है। यहाँ x की बजाय a आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस a यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 + 2 a क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 से माइनस a, तो a क्यूब से a क्यूब कट हो गया, यहाँ क्या बचा 5 है। तो ये 5 है जो हमारा आ गया, यही हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देते हैं, तो 5 है हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब जब ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस है, इसको जब भी x माइनस a से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के सहायता से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका 5 है। बस यही इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि हमें चेक करना है कि 7 + 3x जो है वो फैक्टर है कि नहीं 3x³ + 7x का। तो 3x³ + 7x हम लिख लेते हैं। और जैसे फैक्टर के बारे में हमने देखा है कि जैसे कोई सपोज करते हैं कि 20 हमारे पास नंबर है, तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 और 20 खुद, ये सारे 20 के फैक्टर्स हो जाते हैं। तो वही उसी तरह पॉलिनोमियल वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसके भी फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसका भी फैक्टर होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो 7 + 3x है ये असल में इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो ये दिया हुआ, अब इसमें अगर इसमें तो x कॉमन अगर हम ले लें तो अंदर बचेगा 3x² + 7। ठीक है, तो 3x² + 7 बच रहा है, तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही होती कि अगर यहाँ क्वेश्चन दिया रहता 3x² + 7x और x कॉमन लेने पे अंदर बच जाता 3x + 7, तो यहाँ भी 7 + 3x है और यहाँ भी 7 + 3x कॉमन हो जाता था, तब इस वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर होता। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 3x³ + 7x, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नो 7 + 3x is not the factor of the given polynomial। ठीक है, लेकिन अगर भाई यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा होता 3x² + 7x, तब आराम से 3x + 7 आ जाता, तो कॉमन निकल जाता, तब ये फैक्टर होता। बट इस केस में ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो बेसिकली फैक्टर से ही रिलेटेड है, वो है हमारा फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड चीजें वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे।